प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम सनशाइन है। ये हैं नातेपुता, महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। कमेंट के माध्यम से ये कुंडली चुनी गई है, जो मैं प्रत्येक सप्ताह के रविवार को चुनता हूं। और वो इस आधार पर चुनता हूं कि वो व्यक्ति प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख रहा है, कमेंट कैसे आ रहे हैं और उन्होंने लगातार मुझे कितना फॉलो किया है। उसके बाद बाकी के दिन के कार्यक्रम, जैसे सुबह वाले कार्यक्रम में, शाम वाले कार्यक्रम में वो व्यक्ति किस नंबर पे, मतलब उसके कमेंट कार्यक्रम जाने के कितने घंटे बाद आए हैं, ये उसका पैमाना मैंने बनाया है। वो कार्यक्रम कितनी तन्मयता से कार्यक्रम से संबंधित सवाल पूछे हैं या नहीं, जय श्री कृष्णा लिखा है या नहीं, और कार्यक्रम जाने के कितनी देर बाद उनकी प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हो रही है, ये उसके पैमाने हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। इनका एक ही सवाल है, नौकरी करूं प्राइवेट या सरकारी। अब जब आपको ये एक सवाल तो पूछ दिया, पर उसके लिए आपको देखना क्या क्या होता है। जब कभी सवाल ये आए कि क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, क्या करने हैं की आवश्यकता है करियर को लेकर के, तो आपको सबसे पहले अपने जन्म कुंडली के पंचांग वाले चैप्टर में अपने चंद्रमा को देखना होगा। और उसके पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र को देखना होगा कि आप कौन से नक्षत्र में जन्मे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि व्यक्ति का जन्म भाद्रपद माह में, दक्षिणायन में, शरद ऋतु में, रविवार को, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ है। इसका अर्थ होगा कि भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर और स्वस्थ है। इसके अतिरिक्त दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति के पास सूर्य का बल थोड़ा कम है और पिता का सहयोग थोड़ा कम हो सकता है। आर्थिक रूप से भी इसको माना जा सकता है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति के पास साहस, बल और पराक्रम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रविवार के जन्मे होने से अगर जो थोड़ी बहुत कमी मानसिक रूप से होगी वो भी पूरी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति की चातुर्यता और बोलने का तरीका बड़ा ही कई बार जुझारूपन को दिखाने वाला होता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, इसका अर्थ है कि व्यक्ति मंगल से संबंधित क्षेत्रों में भी उतर सकता है। जैसे मार्केटिंग हो जाए, जमीन से संबंधित कारोबार हो जाए, खरीदने बेचने का काम जो होता है, कई बार मैनेजमेंट भी आ जाता है। उसके बाद तत्कालिक जो अभी के बहुत सारे काम, जैसे खाद्यान्न से संबंधित, जमीन से जो उपजा करके चीज़ें बेची जाती हैं, लाल चीज़ें, अग्नि से संबंधित, तकनीक से संबंधित, मेट्रो सिटीज़ में जितने भी कारोबार होते हैं, लगभग बहुत सारे होते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें जैसे रेलवे हो जाए, खनन विभाग हो जाए, जल विभाग हो जाए, बिजली विभाग हो जाए, पेट्रोकेमिकल्स हो जाएं, केमिकल हो जाए, आदि आदि चीज़ें, इन सब क्षेत्रों में। इसके साथ साथ आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, माइंस हो जाए, ये सब क्षेत्र भी बनते हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। और मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हैं तो स्वतंत्र व्यवसाय भी बनेगा और व्यक्ति कई बार डील करने में बहुत आगे होता है। उसकी पहुंच, दो लोगों के बीच में कैसे ये सामंजस्य बनाना है, इसमें उसका क्षेत्र बड़ा मजबूत होता है। कोई भी काम करे तो भी व्यक्ति कर लेगा। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं और बहुत ही समझदार व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। आप हैं वृश्चिक लग्न के। वृश्चिक लग्न की कुंडली और लग्न के अधिपति नीच के परभाग्य भाव में नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग गुरु ने कर दिया है। कैसे? चंद्रमा ने भी किया है, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हो गए हैं, भाग्य भाव के अधिपति। और मंगल का नीच भंग 4 नंबर में गुरु उच्च के होते हैं, वो केंद्र में ही बैठे हैं। इसे भी बहुत मजबूती, मतलब एक ही ग्रह के कितने तरीके से नीच भंग हो रहे हैं। 4 तरीके का नीच भंग 4 तरीके का होता है। अगर यहीं चंद्रमा बैठ जाते, यहीं गुरु बैठ जाते, यहीं चंद्रमा और गुरु उनको देख लेते, डिग्री में काफ़ी क्लोज हो जाते और ये दोनों केंद्र में आ जाते, तो ऐसे होता। तो ये दोनों केंद्र में हैं और मंगल नीच के हैं, पर उनका नीच भंग हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। पर भाग्य भाव में नीच के हुए हैं, इसे भी बहुत अच्छा कहा जाएगा। नवांश कुंडली में ये मंगल उच्च के हो जा रहे हैं, इस वजह से
मंगल का नीच भंग यहां भी होगा। दशमांश कुंडली में लग्नेश होकर के लग्न को देख रहे हैं, इसे भी बहुत अच्छा संबंध कहा जाएगा, क्योंकि लग्न और सुख दोनों के अधिपति एक संग चंद्रमा और मंगल बैठ रहे हैं, इसे बहुत अच्छी बात कही जाएगी। यहां शनि का दशम स्थान को देखना, यहां शनि का और सूर्य, जो शनि बैठे हैं वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के छठवें में बैठे हैं। चंद्रमा शुभग्रह, गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे, सूर्य दशम स्थान में बैठे, मंगल दशम स्थान के सन्निकट बैठे, शुक्र यहीं बैठे हैं अपने भाव से 4 घर आगे, बुध बैठे हैं लाभ भाव के अधिपति होकर के, और शनि अपने चौथे भाव के अधिपति होकर के छठवें भाव में। यहाँ पे चौथे भाव के अधिपति बुध छठवें भाव में, दशम स्थान के अधिपति गुरु की दशम स्थान पे दृष्टि, सूर्य का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा, सूर्य का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा, सूर्य का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा। अब मैं आपको 2-3 चीजें समझा दूं। चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, बुध और ये जितने भी प्लैनेट बन रहे हैं उनको अगर और भी गंभीरता से देखूं और वर्तमान दशाओं से, तो अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है। गुरु आपकी कुंडली के लिए धन और पंचम भाव के अधिपति होते हैं। पंचम और धन ये इस कुंडली के लिए कारक भी होते हैं। लग्नेश के मित्र और त्रिकोण के अधिपति, केंद्र त्रिकोण का योग लगाया। मंगल 12वें भाव को देखेंगे और मंगल तृतीय भाव को देखेंगे और मंगल यहां भी देखेंगे, तो गुरु और मंगल का योग बन गया। गुरु ने बुध को देखा, गुरु ने सूर्य को देखा, गुरु ने शुक्र को देखा, तो अनुभवी शुक्र को देखने के कारण, सूर्य को देखने से व्यक्ति नैतिकवादी और बुध को देखने से व्यक्ति ज्ञान का पक्षधर होता है और वो सही और गलत बिंदुओं पे बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करने में मशगूल और महारत हासिल रखता है। उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। कभी कभी आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमजोर होते भी देखा जा सकता है, ऐसी भी स्थितियां बनती है। अभी गुरु की दशा है, आपको 100% इस कुंडली में पंचम भाव के अधिपति अभी एक्टिव हैं, जो इस कुंडली के कारक हैं। राहु केतु के संपर्क में अगर नहीं होते, हालांकि वहां पे राहु और केतु का प्रभाव बहुत पीछे है। केतु 29 डिग्री के वक्री, गुरु 29 डिग्री के वक्री हैं और केतु 7 डिग्री के हैं। वहां केतु भी गुरुवत ही परिणाम करेंगे, क्योंकि डिग्री में वो काफी पीछे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि गुरु वहां डील कर रहे हैं केतु को, ये बता रहे हैं कि तुम मेरे जैसे ही परिणाम करोगे, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। चतुर्थ भाव पे अगर गुरु का असर होगा, राहु और केतु के संपर्क में है, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत बढ़ा रहे हैं। पर सूर्य दशम स्थान में, शनि अगर नीच के नहीं होते और उनका नीचभंग सूर्य ने अगर नहीं किया होता, तो यहां जो स्थिति बनी है ये नौकरी वाली है। और यहां के अधिपति मंगल अगर नीच के नहीं होते तो प्रतियोगिता में अब तक सफलता मिल चुकी होती, क्योंकि यहां पे भी जो दशम स्थान के अधिपति शनि हैं वो कम से कम दशम स्थान को देख रहे हैं और बुध छठवें भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं। इस वजह से कार्यक्षेत्र में गणेश जी की पूजा और मनाने की आवश्यकता होगी। इस कुंडली में लग्न 29 डिग्री का बना है, बल लगाइए, आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं और बहुत मजबूत है। 26 डिग्री के सूर्य को अर्घ देने की आवश्यकता। रविवार को कम से कम शहद का लेपन शिवलिंग पे करना चाहिए। बुध 15 डिग्री के बैठे हैं, अवस्थागत वो ठीक होंगे, इस वजह से गणेश जी के मंत्रों के जप से बहुत फायदा होगा। यहां का प्रतियोगिता भाव आपको कम से कम आपके कार्य क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं देगा। शुक्र जन्म कुंडली में 14 डिग्री के, अपने लिप्सा को कम करने की आवश्यकता और निश्चित रूप से डेली रूटीन को कैसे ठीक करा जाए वो आपका ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा ठीक बैठ रहे हैं। गुरु से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में चंद्रमा, सफल दाम्पत्य और सुखद दाम्पत्य का इशारा। गुरु शनि और राहु के साथ बैठ रहे हैं, जहां पे मैं वहां भी गुरु को ही आगे देख रहा हूं। गुरु वर्गोत्तम होंगे, क्योंकि यहां भी वही और यहां भी उसी भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में। इस वजह से गुरु वर्गोत्तम हो जाते हैं। गुरु का प्रभाव ठीक होगा, चंद्रमा का प्रभाव ठीक होगा। चंद्रमा यहां भी 7वें भाव में, यहां भी 7वें भाव में, यहां भी 7वें भाव में, यहां पे सम संख्या में, यहां पे सम संख्या में, यहां विषम संख्या में, पर मंगल के साथ, जो कि लग्नेश है। इस वजह से प्रवृत्ति अंतिम में जाकर के व्यवसायिक बन सकती है, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि का निर्माण दशमांश कुंडली में कर रहे हैं। तो पहले आपको नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, अगर ना हो तो खुद के व्यवसाय पे जाइएगा या प्राइवेट नौकरी, दोनों में से कोई एक चीज। आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान अगर कोई ग्रह इस कुंडली में उपस्थित होगा तो लग्न
के अधिपति मंगल तो कमजोर होंगे, पर हाँ तीसरे नंबर पे जरूर उनको बल मिला होगा। और सूर्य इस कुंडली में सर्वाधिक बलवान ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे, दिग्बली हैं, गुरु से दृष्ट हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दशम भाव के अधिपति सूर्य बनते हैं इस कुंडली में, कारक सूर्य और चंद्रमा होते हैं। मंगल तीसरे कारक से पहले तीसरे नंबर पे गुरु कारक होंगे, चौथे नंबर पे मंगल कारक होते हैं। तो पहले नंबर पे सूर्य, चंद्रमा, गुरु और बाद में मंगल। तो यहाँ पे दशम भाव के अधिपति पंचम भाव के अधिपति गुरु से देखे जा रहे हैं। इससे जातक के जीवन को नैतिकता में कभी भी प्रक्षिप्त नहीं देखा जाएगा, वो कभी भी देहवादी नहीं होगा, वो कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेगा, वो कभी भी अपने गुरु तुल्य गुरुवत गुरु को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुरु और सूर्य, गुरु और बुध, गुरु और शुक्र के जीवन में एक दूसरे से सामने से मिलने के कारण ये कुंडली बहुत ही प्रबुद्ध और धार्मिक होगी। आध्यात्मिक चिंतन के मामले में कुंडली बहुत आगे है, धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक चेतना में व्यक्ति की कुंडली बहुत आगे है। इसमें कुंडली आपको सहयोग करेगी। और निस्संदेह केंद्र में गुरु हो जाने से, चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो जाने से यशस्विता का भाव बढ़ेगा और व्यक्ति कभी भी प्रक्षिप्त या बुद्धवादी नहीं होगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा बढ़िया, सूर्य बढ़िया, मंगल बढ़िया, बुध बढ़िया है, गुरु बढ़िया है, शुक्र बढ़िया है, अंतिम में शनि बढ़िया हो रहे हैं। शनि यहाँ नीच के हैं, इस वजह से आलस्य ना करिएगा। शुक्र यहाँ बुध के साथ है जो अष्टम भाव के अधिपति हैं, तो पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहता है ये चेक करना जरूरी होगा। नौकरी करने के लिए आपको पूर्व या पश्चिम दिशा के में से किसी एक दिशा को चुन लेने की आवश्यकता है। विवाह सिंह लग्न और वृषभ लग्न, साथ ही साथ मीन लग्न की जातिकाओं से होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। विवाह की दिशा पश्चिम हो तो ज्यादा बढ़िया रहे। इस कुंडली में नक्षत्र बनेंगे आश्लेषा तो नहीं, मृगशीरा, अश्विनी, मघा, पुनर्वसु, श्रवण और रोहिणी, ये नक्षत्र अच्छे होंगे। दिन मंगलवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक आपके लिए 4 बहुत अच्छा रहे। और इस कुंडली के लिए दिशा मैंने बताई, पूरब या पश्चिम में से कोई एक चुन सकते हैं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल लग्न को देख रहे हैं पर चंद्रमा के साथ, इस वजह से सुख थोड़ा देर से है, विलंब से है। पर मेंटल अनस्टेबल मत होइएगा, मेंटली अपने आप को संतुलित करके रखिएगा तो कुंडली में नौकरी के योग बनेंगे। और मैं समझता हूं कि अभी भी नौकरी का योग 2025 तक चल रहा है। आपकी कुंडली में सावधान होने वाली दशाएं होंगी। शुक्र में बुध, शुक्र में मंगल, शुक्र में शुक्र, शुक्र में गुरु और शुक्र में मंगल। हाँ, शुक्र में मंगल, ये कुछ दशाएं आपको सावधान रहने के लिए बोल रही हैं। वैसे एक बात आपको बताऊं तो आपकी कुंडली में जिस स्थिति को मैं देख रहा हूं उसके आधार पर चंद्रमा की दशा, बुध की दशा, गुरु की दशा, सूर्य की दशा, ये बहुत अच्छी दशाएं रहने वाली हैं। सूर्य में अभी गुरु की दशा चल रही है, तो गुरु में जब कभी भी चंद्रमा की आए, गुरु में जब कभी भी शुक्र की आए, गुरु में जब कभी भी बुध की आए, गुरु में जब कभी भी मंगल की आए और गुरु में जब कभी भी, हाँ, ये कुछ जो दशाएं हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। शनि की दशा में आपकी कुंडली माता को रोग दे सकती है और शनि की दशा में थोड़े से मानसिक चिंता के योग बढ़ेंगे। राशि वृषभ की है, इस वजह से अभी आपकी राशि के ऊपर से कोई भी 2.5 या 7.5 का प्रभाव नहीं है। और इस कुंडली में जब शनि की दशा आएगी तो आपको आलस्य त्यागना होगा, एक्टिव होना पड़ेगा और कोशिश ये करना है कि किस तरीके से अपने धन की सुरक्षा करी जाए। शनि में मंगल और शनि में शुक्र, शनि में बुध और शनि में शनि परेशान करने वाले हो सकते हैं। पर शनि में गुरु, शनि में सूर्य, शनि में बुध, ये सब कुछ हद तक अच्छी दशाएं भी रहेंगी। इस कुंडली में एक्टिव होने की आवश्यकता नहीं है, यह कुंडली एक्टिव है, परेशान नहीं है। चंद्रमा ठीक है, गुरु ठीक है, लग्नेश मंगल के बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को तिकड़मी और समझौतावादी नहीं बनने देंगे। यह व्यक्ति की कुंडली बहुत ही बुलंद है, मजबूत है और स्थिर कुंडली है, प्रक्षिप्त नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। आप नौकरी ही करेंगे और नौकरी ही करनी चाहिए।
सरकारी हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।